हेलो एवरीवन, आई एम मैक सोनी। हम अपना चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखी है, जिसमें येलो हाइलाइटर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जो इजी क्वेश्चन है उनको, देन ब्लू हाइलाइटर जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बन चुके पास्ट ईयर क्वेश्चन से उन पर, और थर्ड हमारा जो ग्रीन हाईलाइट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनसीईआरटी की ऐसी लाइंस और ऐसे वर्ड्स जिनको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं पर वहीं से क्वेश्चन बन जाता है, और उन एक वर्ड्स की वजह से, वो जो एक वर्ड है उसकी वजह से ही हम लोग उसको नेगेटिव कर देते हैं। तो इन पर अच्छे से आप लोग ध्यान देना। करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड से। तो हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो दो तरह से होता है, मैकेनिकली और केमिकल। सबसे पहले हमने खाना खाया तो वो बकल कैविटी में गया। हमारी बकल कैविटी दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है, पहला खाने को अच्छी तरह से चबाने का और दूसरा उसको निगलने का। फिर सलाइवा की हेल्प से हमारी टीथ और टंग फूड को अच्छी तरह से चबाने में और उसको मिलाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद सलाइवा का म्यूकस हेल्प करता है लुब्रिकेशन में और अडहेरिंग में। फूड पार्टिकल्स जो हैं हमारे, तो उसको सलाइवा में प्रेजेंट जो म्यूकस है वो उसको चिपकाने में हेल्प करता है। अब जब खाना म्यूकस से मिल गया है तो अब वो बन गया बोलस, और बोलस उसको जब तक बोला जाएगा जब तक वो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में नहीं चला जाता। स्टमक में जाने के बाद वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन आप याद रखना, बोलस किसको बोलेंगे? हमने फूड पार्टिकल, हमने फूड लिया तो फूड पार्टिकल जब अच्छे से सलाइवा की हेल्प से म्यूकस में मिल गए तो उसको हम लोग बोलस बोलेंगे। देन बोलस आगे फेरिंक्स से होते हुए ईसोफेगस में जाता है, और ईसोफेगस में पेरिस्टालिसिस या डिग्लूटिशन प्रोसेस के थ्रू वो आगे बढ़ता है। मतलब हमारी जो ईसोफेगस है वो मस्कुलर ट्यूब होती है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और इस कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है डिग्लूटिशन या फिर पेरिस्टालिसिस। देन फिर हमारा जो बोलस है वो ईसोफेगस से जाता है स्टमक में। तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल करता है फूड को स्टमक में जाते वक्त। मतलब कि जो एक गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये फिक्स करता है कि हम लोग जो फूड लिया, मतलब जो बोलस है वो स्टमक में जाए और एक ही डायरेक्शन में काम करे। ऐसा नहीं कि स्टमक में बोलस चला गया और वापस ऊपर आ गया, नहीं। जैसे ही जो हमारा फूड है, बोलस है, वो स्टमक में गया तो उस वक्त ये जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये बंद हो जाता है। उसके बाद हमारी ओरल कैविटी में जो सलाइवा सिक्रीट होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन। उसके अलावा उसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कैसे हम पहचानेंगे कि ये एंजाइम है या नहीं। तो जिस बायोलॉजी में जहाँ पर भी ASC लास्ट में लिखा हुआ होगा, सफिक्स ASC होगा, तो ये यूज़ होता है एंजाइम के लिए। जैसे अमाइलेज है, हम आगे भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसाइडेज, प्रोटीएजेज, लाइपेज, तो इन सब में ASC लग रहा है, तो ये एंजाइम को बता रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम में सलाइवरी अमाइलेज, लाइसोजाइम। अब केमिकल प्रोसेस जो है डाइजेशन का वो स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का 30% जो स्प्लिटिंग है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है वो 30% कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करता है। अब देखते हैं लाइसोजाइम का वर्क। जो लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह वर्क करता है, जो कि इन्फेक्शन से बचाता है, इन्फेक्शन होने से रोकता है। देन ये जो रिएक्शन दी हुई है, ये सारी रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दी इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। स्टार्च पर गिरा सलाइवरी अमाइलेज, जब pH है 6.8 तो स्टार्च टूट के माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है। तो हमने जो फूड लिया वो बकल कैविटी में गया, बकल कैविटी के बाद फेरिंग से होते हुए ईसोफेगस में गया। अभी तक हम लोग फूड पार्टिकल जो हमने लिया उसको ईसोफेगस तक, ओरल कैविटी से ईसोफेगस तक बोलेंगे बोलस। बोलस के बाद जैसे वो स्टमक में गया और स्टमक में जाने के बाद वहाँ पर जो जूस है, जो HCl है, उसमें मिक्सअप होने के बाद उसको हम लोग काइम बोलेंगे।
और हम लोग जो फूड खा रहे हैं, जो फूड हम लोग ले रहे हैं, वो स्टमक में स्टोर होता है 4 to 5 आवर्स तक। अब हम लोग मेन जो डाइजेशन का प्रोसेस है स्टमक से लेकर, तो हमने खाना खाया, बगल कैविटी में गया, बगल कैविटी में वो सलाइवा में मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद वो बन गया बोलस, देन बोलस हमारा फेरिंग से ईसोफेगस में गया। अब ईसोफेगस तक उसको बोला जाएगा बोलस। जैसे ही वो स्टमक में आ जाता है और गैस्ट्रिक जूस में मिल जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है काइम में, और हमारा जो स्टमक है उसमें फूड 4 to 5 आवर स्टोर रहता है। अब देखते हैं हम लोग स्टमक में किस तरह से डाइजेशन होता है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट लाइन हमको याद रखनी है, हमारी जो बकल कैविटी है उसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, पर फैट और प्रोटीन, जब हमने अगर फैट और प्रोटीन वाली कोई डाइट ली तो वो ऐसी की ऐसी स्टमक में जाती है। स्टमक में जाने के बाद स्टमक में भी मेनली डाइजेशन प्रोटीन का होता है। तो देखते हैं हम लोग स्टमक को। स्टमक की जो म्यूकोजा सेल्स म्यूकोजा लेयर्स है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मेनली 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें नंबर 1 है हमारी म्यूकस सेल्स, सेकंड हमारी पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स, थर्ड है हमारी पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। हमारी म्यूकस सेल सिक्रीट करती है म्यूकस, पेप्टिक सेल्स हमारी सिक्रीट करती है पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। देन हमारी जो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वो सिक्रीट करती है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस गैस्ट्रिक जूस। HCl जो पेराइटल सेल ने रिलीज करा, इसी की वजह से हमारे स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस है वो एसिडिक होता है, क्योंकि हमारा HCl हमको पता ही है ये एसिडिक है, जिसका pH 1.8 होता है। देन हमारे जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन है, ये दोनों हमारे प्रो एंजाइम्स हैं। प्रो एंजाइम का मतलब है कि पेप्टिक सेल और या हमारी जो चीफ सेल्स हैं, इनसे जब ये रिलीज होते हैं तो ये एक्टिव नहीं होते, ये अभी डाइजेशन नहीं कर सकते हैं। इनको एक्टिव करने के लिए इनको ज़रूरत होती है HCl की। तो हमारा जो पेप्सिनोजन है, जब इसको HCl मिला तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में। तो हमारा जो पेप्सिन है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है हमारे स्टमक का। अब हम देखते हैं प्रोरेनिन। तो हमारा जो प्रोरेनिन है ये भी प्रो एंजाइम है, जब इस पे HCl गिरता है ये कन्वर्ट होता है रेनिन में, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है। हमारा रेनिन जो है ये प्रेजेंट होता है अडल्ट के डाइजेशन के टाइम पर, रेनिन का कोई रोल नहीं है। ये जब न्यूली बॉर्न बेबी है उसके स्टमक में होगा प्रोरेनिन, जो कि मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारा जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो एसेंशियल होता है विटामिन B12 के अब्सॉर्प्शन के लिए। अब एक बार ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। हम लोगों ने खाना खाया, ओरल कैविटी में गया, उसके बाद वो बन गया बोलस, बोलस गया ईसोफेगस में, देन स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट हमारा ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम के बाद वो जाएगा जेजुनम में, इलियम में, देन रेक्टम एंड एनस से बाहर चला जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस है। बाइल आया हमारा गॉल ब्लैडर से, पेनक्रियाटिक जूस हमारा आया पेनक्रियास से, और इंटेस्टाइनल जूस तो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसमें होगा ही। अब देखते हैं पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या आता है। पेनक्रियाटिक जूस में हमारा ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज एंड न्यूक्लियस एंजाइम आते हैं। पेनक्रियाटिक जूस को हम लोग एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोल सकते हैं, और ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। इनको एक्टिव करने के लिए हमको किसी और एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज किस तरह से अपने इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आते हैं। तो हमारा जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुआ है पेनक्रियास से, इस पर जब एंटेरोकाइनेज एंजाइम गिरता है तब ये इसकी एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ट्रिप्सिन जो है वो जितने भी अदर जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है उनको एक्टिव करता है। जैसे कि काइमोट्रिप्सिनोजन पर जब ट्रिप्सिन गिरा तो वो कन्वर्ट हुआ काइमोट्रिप्सिन में। देन हमारा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज पर जब ट्रिप्सिन गिरा वो कन्वर्ट हुआ
कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पर। अब एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है ये एक्टिव तो करता है पेनक्रियाटिक जो एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन को, पर ये पेनक्रियाज में प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिक्रीट होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से। म्यूकोजा जो कि इंटेस्टाइन की एक लेयर है, वहाँ से ये रिलीज होगा और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। देन हम देखते हैं हमारा जो बाइल है, बाइल जूस जो हमारा है जो कि गॉल ब्लैडर से रिलीज हुआ, इसमें बाइल पिगमेंट होते हैं जैसे बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्टेरॉल होता है एंड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमको याद रखनी है कि बाइल में किसी भी तरह के एंजाइम्स नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है। देन हमारा बाइल जो है वो हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन में, फैट के इमल्सिफिकेशन में, मतलब फैट को ब्रेक डाउन करने में, उसके छोटे छोटे मिसेल्स में, स्मॉल मिसेल्स उसको तोड़ने में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में हेल्प करता है। और बाइल लाइपेज जो एंजाइम है जो कि फैट को तोड़ने में हेल्प करता है, उसको भी एक्टिवेट करने का काम बाइल करता है। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज। अब हमारी जो इंटेस्टाइन म्यूकस एपिथेलियम है उसमें गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि सिक्रीट करती हैं म्यूकस, देन सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकस प्लस सिक्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल्स, इन दोनों को आपस में कंबाइन करके बोला जाता है सक्कस एंटेरिकस, जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक डाइसेकेराइड, एग्जाम्पल माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज एंड लाइपेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज ETC। अब यहाँ याद रखना है सेकेराइड वर्ड जहाँ है उसका मतलब है ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। पेप्टाइड वर्ड जहाँ आ जाए उसका मतलब है प्रोटीन से रिलेटेड। लाइपेज ये हमारा फैट से रिलेटेड। तो हम अब अपने NCERT पर आ जाते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो म्यूकस है और पेनक्रियास से रिलीज बाइकार्बोनेट है, ये दोनों मिलकर के इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल लेयर है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल लेयर है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं एसिड से। उसके साथ साथ अल्कलाइन मीडियम pH 7.8 प्रोवाइड करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए। सब म्यूकोजल ग्लैंड जिसको ब्रूनर ग्लैंड भी बोला जाता है वो भी इसमें हेल्प करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ब्रूनर ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। तो अब NCERT की कुछ हमारी जो रिएक्शंस है उनको हम देख लेते हैं। प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटियोजेस जो है, इन पर जब ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इनमें से कोई भी एक एंजाइम अगर काम करेगा तो ये इसको तोड़ेगा डाइपेप्टाइड में। मतलब कि प्रोटीन, ये जो हमारे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हैं, ये वर्क करते हैं प्रोटीन को तोड़ने पर। देन कार्बोहाइड्रेट पर आते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड वर्ड है, स्टार्च है, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एंजाइम होगा अमाइलेज। ये बिल्कुल एज इट इज़ आपको याद रखना है। अमाइलेज वर्ड यूज़ होगा कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, तो हमारे पॉलीसेकेराइड को तोड़ने का काम करेगा डाइसेकेराइड में अमाइलेज एंजाइम। देन फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा लाइपेज एंजाइम, डाइग्लिसराइड में तोड़ेगा, फिर से लाइपेज एंजाइम आएगा और इसको मोनोग्लिसराइड में तोड़ेगा। देन न्यूक्लियस एंजाइम वर्क करता है न्यूक्लिक एसिड पर। न्यूक्लियस एंजाइम आया, उसको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा, देन न्यूक्लियोसाइड में तोड़ा। तो ऊपर हमने जो ये भी रिएक्शंस पढ़ी जिसमें हम लोगों ने प्रोटीन को तोड़ा डाइपेप्टाइड में, पॉलीसेकेराइड को तोड़ा डाइसेकेराइड में, फैट को डाइग्लिसराइड देन मोनोग्लिसराइड में, देन न्यूक्लिक एसिड पर जब न्यूक्लियस आया न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। इन रिएक्शंस को और अच्छे से डाइजेस्ट कर उसको सिंपल फॉर्म में इस तरह से बदलना कि उसको डाइजेस्ट किया जा सके, ये काम करता है सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट एंजाइम्स।
तो देखते हैं ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन अब स्टार्ट हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बायोमोलिक्यूल में भी आती है और केमिस्ट्री में जब हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं वहाँ भी इससे क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है। डाइपेप्टाइड पर डाइपेप्टाइडेज एंजाइम गिरेगा और अमीनो एसिड में बदलेगा। अमीनो एसिड ये प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट है, इसका मतलब अमीनो एसिड आपस में मिल करके चेन फॉर्म बनाएंगे और मतलब अमीनो एसिड मिला, पेप्टाइड बनाया, पेप्टाइड से डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड ऐसे बनता गया और प्रोटीन बन गया। देन माल्टोज, माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम वर्क करेगा जो कि इसको तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। देन लैक्टोज, लैक्टोज पर लैक्टेज एंजाइम गिरा और इसको तोड़ा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। देन सुक्रोज पे हमारा सुक्रेज एंजाइम गिरा, उसको तोड़ा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। यहाँ आपको याद ये रखना है कि पेप्टाइड वर्ड है मतलब प्रोटीन, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है अमीनो एसिड। और ये तीनों तो आपको याद ही रखनी है कि माल्टोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज की 2 यूनिट्स में। लैक्टोज कहीं में किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। देन सुक्रोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। देन हमारा जो न्यूक्लियोटाइडेज है उस पर न्यूक्लियोटाइड्स जो है उस पर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम गिरा, उसको न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट किया। न्यूक्लियोसाइड पर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम आया, उसको शुगर प्लस बेस में कन्वर्ट किया। देन हमारा जो डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स हैं जो कि फैट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैट की छोटी यूनिट्स हैं, उस पर लाइपेज एंजाइम आया, उसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जितना भी हमने ये जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनका ब्रेकडाउन पढ़ा अभी ऊपर जस्ट, उन सब का जो ब्रेकडाउन है वो ड्यूडेनम में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रीजन है ड्यूडेनम वहाँ पर होता है। और उसके बाद इसकी जो सिंपल फॉर्म है वो एब्जॉर्ब होती है। जैसे ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए उसके बाद ये जेजुनम और इलियम रीजन में जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड है और अनएब्जॉर्बेबल है वो सब्सटेंस ऐसे के ऐसे ही पास होके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इम्पॉर्टेंट डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ वर्क्स हैं जो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, वाटर का, मिनरल्स और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन करने में रोल होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। और सिक्रीशन ऑफ म्यूकस जो कि हेल्प करता है वेस्ट को चिपकाने में, मतलब अनडाइजेस्टेड जो पार्टिकल्स हैं उनको साथ में चिपकाने में, और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, एक इजी पैसेज प्रोवाइड करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्बेबल जो सब्सटेंस है जिसको हम फीकस बोलेंगे वो एंटर होता है सीकम में, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें एंटर होगा इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू। इलियोसिकल वॉल्व है ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर, मतलब कि एक बार अगर जो फीकस है हमारा वो सीकम में आ गया तो वापस वो बैक फ्लो, वापस वो पीछे नहीं जा सकता है। इसको कंट्रोल करने का काम करता है इलियोसिकल वॉल्व। देन जो फीकल मैटर है वो रेक्टम में जाता है जहाँ पर वो टेम्परेरी स्टोर्ड होता है जब तक कि डेफिकेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो जाता। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल भी इनमें होता है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट पार्ट्स के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए हमको जब कोई स्मेल आई तो उसकी वजह से, कोई अच्छा सा कहीं खाना बन रहा है उसकी स्मेल आई तो उसकी वजह से भी हमारी ओरल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो स्टिमुलेट हो सकती हैं, होती हैं, जिनकी वजह से सलाइवा सिक्रीट हो जाता है। उसी तरह से हमारी गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट किया जा सकता है न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू, पर ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और मस्कुलर एक्टिविटीज़ डिफरेंट पार्ट्स की, उसकी वजह से भी एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज़्म। और ये जो न्यूरल मैकेनिज़्म है इसमें लोकल और सीएनएस के थ्रू ये जो मॉडरेशन हो सकता है
Then hormonal control of the secretion of digestive juice is carried out by local hormones produced by the gastric and intestinal mucus. मतलब कि डाइजेशन में जो हार्मोनल कंट्रोल है डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन का, वो कैरी होता है लोकल हार्मोन्स के थ्रू जो कि प्रोड्यूस होते हैं गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से। ये वाला पैराग्राफ वैसे आप एक बार जब पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप पे एकदम हाईलाइटेड होगा तभी आपको याद होगा, बस एक बार जस्ट रीड करिएगा तो आपको याद हो जाएगा ये। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।